साउंड टेक 7 एक्शन। लेकिन चरण सिंह सापरा जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि यह मामला कांग्रेस की तरफ से ही उठा, राहुल गांधी की तरफ से गड़बड़ी की बात की गई। अब ये गड़बड़ी की जाएगी या होगी, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखिए श्वेता जी, एक बात तो क्लियर है कि ये जो 2024 का जो वर्डिक्ट आया है, जो निर्णय आया है, इसके अंदर खुलेआम नजर आ रहा है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को ठुकराया है। इनकी जो नफरत की राजनीति थी या विभाजनकारी राजनीति थी, उसको भी ठुकराया है। और अगर आप आंकड़े देखते हैं तो 2019 के मुकाबले में इनके तकरीबन आंकड़े 63 कम आए हैं, और मेरे ख्याल से अगर इनका जो टारगेट था 370 का, उसको देखें तो 130 सीटें इनकी कम आई है। ये सरकार जो है, ये बैसाखी वाली सरकार है, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर टिकी है। जो प्रधानमंत्री मुजरा करवाने की बात कर रहे थे, उस प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, कुमारस्वामी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के सामने मुजरा करना पड़ा है। अच्छा बात नहीं है ये तो वस्तु स्थिति है। और आने वाले समय के अंदर जब आप देख भी रहे हैं कि एक स्पीकर का निर्णय ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर तो और बड़े निर्णय हैं। वहां पर आंध्रा के अंदर टीडीपी ने वादा किया हुआ है जनता को, मुसलमानों के आरक्षण का वादा किया हुआ है, विशेष राज्य के दर्जे का वादा किया हुआ है, बिहार के अंदर विशेष राज्य का दर्जा उनको चाहिए, या फिर अनेक सारे मुद्दे जहां पर इन सारे दलों की आपस में विचारधारा जो है वो मेल नहीं खाती है। चाहे वो यूसीसी का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, जातिगत जनगणना का मामला हो। बीजेपी को जातिगत जनगणना से थोड़ा परहेज है, और वहां पर नीतीश कुमार करा चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू भी जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। तो इन तमाम सारे विषयों को देखते हुए निश्चित रूप से यह लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हो सकता है, इन्हीं के अंदर विवाद हो सकता है। और वो विवाद तो अभी से शुरू हो गया ना, आप तो देख ही रहे हैं, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आरएसएस ने अजीत पवार को बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया। अजीत पवार के नेता छगन भुजबल ने कह दिया कि 400 पार की वजह से हम हारे हैं। उसी तरह से खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का था, उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस पूरे एनडीए गठबंधन को नुकसान हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये जो ठीकरा फोड़ने की राजनीति है या बलि का बकरा बनाने की राजनीति पहले दिन से चल रही है। जिस तरह से आरएसएस ने भी भारतीय जनता पार्टी की खामियां निकाली हैं, कमजोरियां निकाली हैं और शरेआम कहा है उन्होंने, तो इससे दिखता है कि अंदर ही अंदर बहुत ही पशुपेश चल रहा है। और इस पशुपेश को चलते चलते जहां पर नंबर्स कम है, निश्चित रूप से हो सकता है कि यह सरकार गिर सकती है और कुछ लोग इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने यह चुनाव जो है वो मुद्दों पर लड़ा है। हमने चुनाव किसी एक चेहरे पर नहीं लड़ा। ये चुनाव 2024 का मोदी वर्सेस मुद्दा था। एक तरफ मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ मुद्दे थे। मुद्दे क्या थे? महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, आर्थिक विषमता का मुद्दा, किसानों की समस्या का मुद्दा, महिला उत्पीड़न का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा था, अग्निवीर मुद्दा था, जातिगत जनगणना थी, हमारे संविधान की रक्षा करना, या फिर आरक्षण को संरक्षण देना। ये तमाम सारे मुद्दे थे। सही पकड़े हैं। भी जोड़ सकें जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अभी। देखिए श्वेता जी, मैं इनकी सारी बातों का मैं एक लाइन में उत्तर देना चाहूंगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का और उनके प्रवक्ताओं का अहंकार नहीं गया है, जबकि खुलेआम उन्होंने देख लिया है, सारे देश की जनता ने दिखाया है कि इनके बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो हैं, या परमात्मा के दूत जो हैं, या अविनाशी जो हैं, उनके जो नेता लोग हैं वो खुद ही हार गए। अयोध्या में हार गए, चित्रकूट में हार गए, नासिक में हार गए। यानी भगवान राम की तीनों भूमि पर इनके प्रतिनिधि हार गए हैं। फिर भी देखिए इनका अहंकार कहां पर चरम पर पहुंचा हुआ है। और जिस नीतीश कुमार की ये बात कर रहे हैं या चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं, वो इन्हीं के साथ तो थे, फिर छोड़ के क्यों गए? भाई ये भी तो सच है ना कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ही कहा था कि हमारे की जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं
वो क्षेत्रीय पार्टियां एक दिन खत्म हो जाएंगी। यानी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था। और इसी नीतीश कुमार के जब तब अध्यक्ष थे ललन सिंह, आज मंत्री हैं केंद्र के, वो ललन सिंह ने सरेआम कहा था कि अमित शाह हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम एनडीए से अलग हो रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। दिल्ली की तरफ से तो पहले ही दिन ये दावा कर दिया गया था, चाहे मीसा भारती हो चाहे फिर तेजस्वी यादव हो, सबकी तरफ से कहा गया। और अचानक थोड़ा सा नीतीश जी को लेकर सॉफ्ट भी नजर आने लगे, तो उम्मीदें तो आरजेडी की तरफ से भी बहुत बढ़ाई गई थी कि हो सकता है कुछ ऐसा हो कि सहयोगी टूटकर आए। आप लोग अभी भी आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर, या अभिषेक झा जो कह रहे हैं कि महागठबंधन के कुछ पार्टनर्स उनके संपर्क में हैं, कार्यकर्ता नेता सब? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब देना चाहूंगी। क्रेडिट लेने के इतने माहिर हो गए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का क्रेडिट ले डाले, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इसकी 2006 में की थी अब्दुल कलाम जी ने। उन्होंने इस पर विचार रखा था और 2010 में प्रॉपर संसद में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ था और फिर मनमोहन सिंह की सरकार में प्रॉपर उसको बजट मिला हुआ था। तो ये आप मत भूलिए, क्रेडिट लेना आपको लीजिए, लेकिन आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि जिस एरोगेंस में, जिस एटीट्यूड के साथ आप लोग पिछले 2 बार 2014 और 2019 में सरकार चला रहे थे, उसी को तोड़ने के लिए जनता ने ये जनादेश दिया है कि थोड़ा सा एरोगेंस आपका टूटे और रेस्पॉन्सिबल सरकार इस देश में बने। रेस्पॉन्सिबल सरकार बनाने के लिए जनता ने जो जनादेश दिया है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। रेल दुर्घटना हो गया, कहां पर? अरे जो सेफ्टी कवच की बात करते थे, लाइए ना, दिखाइए और सेफ्टी कवच कहां से काम किया। लेकिन सबसे शर्मनाक बयान और थेथरई मैं कहूंगी इसको एक आम भाषा में, कि शिक्षा मंत्री इस देश के किए कि नीट का पेपर लीक हो गया। 24 लाख बच्चों के जीवन का सवाल है, उनके पेरेंट के जीवन का सवाल है, जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और बहुत ही बेशर्मी और थेथरई से आकर शिक्षा मंत्री जी कहकर चले जाते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और सेम टाइम यहाँ पर तो अभिषेक जी बैठे हुए, सेम टाइम पटना में 13 लोग गिरफ्तार कर लिए गए कि पेपर लीक वहां पर पाया गया। उन्होंने बकायदा बताया कि पेपर कैसे लीक हुआ, क्या लीक हुआ। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैंने आपके चैनल पे ही देखा, अभी जदयू के प्रवक्ता जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि उसमें एक यादव पाया गया। तो यादव पाया गया तो उन्होंने ऐसे लिंक ढूंढकर वो सीधे तेजस्वी यादव तक पहुंच गए। मैं तो शुक्र मना रही हूँ कि ये भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंचे, क्योंकि वो भी हम उनके ही वंशज हैं। और ऐसे ही एक उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक यादव पाया गया तो समाजवादी पार्टी से लिंक कर दिए गए। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेते, कहां से कौन सी जाति, कौन सा धर्म मिल जाए कि हम कौन से पार्टी से जोड़ दे, तो ये इनका है। लेकिन जहां तक मेरा ये अनुमान है और खुद जानते हैं कि यही नीतीश जी ही मांगे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं 10 साल से, और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर नहीं देंगे तो 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव भी है और जनता वहां पर देखेगी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, अररिया में पुल गिरा, करप्शन से लिप्त, करप्शन ध्वस्त हो गया पानी में, लेकिन ये लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। यहाँ से नितिन गडकरी जी बैठकर उनके ऑफिस से एक ट्वीट आता है कि हम उस पर इन्वॉल्व नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, स्टेट का देख ली। ऐसा लगता है जैसे स्टेट में आरजेडी की सरकार हो, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, सरकार में है आप लोग, अगर नहीं लेंगे तो। और प्री पोल अलायंस की बात करते हैं अभिषेक जी, आपको याद है 2015 में आप हमारे ही साथ लड़े थे लेकिन छोड़कर चले गए, 2020 में आप उनके साथ लड़े लेकिन छोड़कर आप चले आए। तो प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, कौन सा अलायंस आपके लिए कुछ मैटर करता है या नहीं करता? अगले दिन सुबह चलिए चुनाव, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आनंद दुबे जी, जो बातें कही जा रही हैं और उसके बीच संजय राउत ने जो खासकर अपनी तरफ से बयान दे दिया, वो बिल्कुल खुलकर कह दिया। मतलब राहुल गांधी ने तो केवल गड़बड़ी की बात की थी, पर संजय राउत की तरफ से तो सीधे तौर पर कह दिया गया है कि हो ही रहा है। कैसे हो रहा है आनंद जी? कुछ भी। श्वेता जी नमस्ते। सबसे पहले तो आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। हमारी पार्टी को 58 साल हो गए, इसके लिए आप सबकी शुभकामना चाहता हूं। देखिए, हम न किसी पार्टी को तोड़ते हैं, न सरकार बिगाड़ते और न तो गिराते हैं।
राजनीति में सपनों का कोई आधार नहीं होता, सपनों की कोई सरोकार भी नहीं होती, यहाँ अपनों का सरोकार होता है। आज जो वहां अपने बैठे हैं कल हमारे भी अपने हो सकते हैं। राजनीति में तो नजर बनाकर रखा जाता है श्वेता जी, और जिस प्रकार एक अकेला सब पर भारी मोदी जी कहते आए हैं, इन 10 वर्षों में हमने उनको देखा है कि अब की बार मोदी सरकार, लग रहा है कि 2024 में जो एनडीए की सरकार बनी है, भाजपा पार्टी को भले होगी गठबंधन की सरकार चलाने की आदत, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गठबंधन सरकार चलाने की आदत नहीं है। इसलिए हमारे नेता ये संशय पैदा कर रहे हैं या एक आधार बना के कह रहे हैं कि भैया हो सकता है कि यह सरकार ज्यादा दिन न चले, क्योंकि जो व्यक्ति शीर्ष पद पर बैठे हैं उनको गठबंधन सरकार चलाने की कोई आदत नहीं है और न तो वो चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, अगर दोनों जन के पास 28 की संख्या है और दोनों जन किसी न किसी दिन नाराज हो जाते हैं, सरकार से बाहर चले जाते हैं, तब तो फिर एक संभावना बनती है कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो उनसे बातचीत करें। यही तो राजनीति है। राजनीति में संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। ये थोड़ी है कि किसी के जाकर ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया जाए। हम लोग नहीं करते श्वेता जी ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस तो सुधांशु जी की पार्टी की महारत हासिल है। हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं हम तो भेष बदल बदल कर रातों रात निकल जाते हैं लोगों की पार्टियां तोड़ने, सरकार गिराने, बिगाड़ने। तो हम सिर्फ एक नजर बनाकर रखे हैं। हमारे नेता संजय राउत जी कह रहे हैं कि यह सरकार कभी भी अल्पमत में आ सकती है, क्योंकि इस सरकार के मुखिया को गठबंधन का धर्म निभाना नहीं आता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? सापरा जी, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं जो सवाल वो पूछ रहे हैं आपसे, कि क्या आप वाकई बंगाल में, केरल में, इन सब जगहों पर कह सकते हैं कि जो आपके इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनके साथ आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए श्वेता जी, पहले तो मैं सुशील व्यास जी ने और सुधांशु जी ने तकरीबन एक जैसी बातें पूछी है, मैं उसका उत्तर दे दूं। खरगे साहब जी ने जो हाइपोथेटिकल एक उत्तर दिया है उस पर ये कंफ्यूज ना हो, उनका उत्तर जो था वो हाइपोथेटिकल था कि ये सरकार अल्पमत की है। यानी जिस भारतीय जनता पार्टी को वो 272 सीटें चाहिए थी अकेले, वो अगर 240 पर टिक जाती है तो उसको अल्पमत ही कहा जाता है। दूसरी बात, इन्होंने, मुझे खुशी होती है अगर सुधांशु जी बात करते कि आरएसएस ने क्यों अजीत पवार, मैंने ये सवाल पूछा था कि अजीत पवार को क्यों आप बलि का बकरा बना रहे हैं या आरएसएस क्यों बलि का बकरा बना रही है। आरएसएस ने तो यहां तक कह दिया कि अजीत पवार के साथ गठबंधन किया इसलिए हमारी ब्रांड वैल्यू कम हो गई, भारतीय जनता पार्टी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई। तो क्या ब्रांड वैल्यू कम हुई है? इस पर सुधांशु जी ने उत्तर देना चाहिए। फिर अजीत पवार की पत्नी जब फॉर्म भरने गई, सुनेत्रा पवार, तब वहां पर एकनाथ शिंदे का भी कोई प्रतिनिधि नहीं था और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं था। उसके दूसरे दिन जब बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल, जो हमारा अधिवेशन आ रहा है राज्य सरकार का, उसकी बीएससी की मीटिंग में अजीत पवार नहीं पहुंचे, बाकी मुख्यमंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस थे। तो भाई आपके अंदर कहीं ना कहीं पशोपेश तो चल रहा है ना, गड़बड़ झाला हो सकता है ना। वो महाराज से उसकी शुरुआत हो सकती है, उसकी शुरुआत नीतीश कुमार से हो सकती है, उसकी शुरुआत चंद्रबाबू नायडू से भी हो सकती है। तो ये तमाम सारी चीजें, और शिंदे साहब जो खुद कहते हैं, उनके प्रतिनिधि अभी पैनल पर बैठे हैं, वो उत्तर दे दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि 400 पार के नारे की वजह से हमारी सीटें कम हुई है या हमें धक्का लगा है। तो क्या यह बात गलत है, या फिर एकनाथ शिंदे ने माफी मांगनी चाहिए या उनके प्रतिनिधि ने इस चैनल पर माफी मांगनी चाहिए? तो ये तमाम सारी चीजें हम जब देखते हैं, और जेडीयू के प्रवक्ता ने कुछ देर पहले उन्होंने कहा, हमारे ऊपर जातिवाद का उन्होंने आरोप लगाने का प्रयास किया। अरे भाई, ये नारे कौन लगा रहा है? मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, शमशान, कब्रिस्तान, ये कौन कह रहा है? ये क्या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं क्या? ये देश के प्रधानमंत्री और उनके सारे चेले चपाटे, उनके प्रतिनिधि कहते हैं, जिनके साथ आपने सरकार बनाई है। क्या आपको बुलडोजर की राजनीति पसंद आएगी? क्या आप यूसीसी पर उनके साथ में सहमत हैं? क्या अग्निवीर पर, एनआरसी पर आप उनके साथ में सहमत हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो जेडीयू के ऊपर भी उठते हैं। तो आने वाले दिनों में ये तमाम सारी परिस्थितियां देखते हुए ये आकलन लगाया जा रहा है। हम आकलन, मैं जो शिवसेना के प्रतिनिधि हैं दुबे जी, उनके साथ सहमत हूं कि हम ऑपरेशन लोटस या कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम नजर बनाए हुए हैं।
यू आर राइट ब्रो। जी, स्थापना दिवस पर वो भी बताइए। जी 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 श्वेता जी आदरणीय सुधांशु जी कह रहे थे कि यह शिवसेना बहुत बदल गई। महोदय, हम बदल तो गए। 58 साल पुरानी पार्टी का एक दिन रातों रात चुनाव चिन्ह कोई चुरा ले, नाम कोई चुरा ले, उसके बाद भी पूरी सत्ता पूरे धन बल के बाद भी आपको 17 पर लाकर रोक दिया, तो यह बदलाव हमें अच्छा लगा और इस बदलाव से आपको सबक लेना चाहिए। और दूसरी बात, हम नहीं बदले, आप बदले हैं। जब केंद्र में 2002 में आपको याद होगा, जब आपकी सरकार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में थी, तो हमारी शिवसेना को लोकसभा का अध्यक्ष का पद मिला, कैबिनेट मंत्री पद हमारे पास होते थे। बदल तो आप गए। आज आपके साथ जो नकली शिवसेना है, उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अरे बदल तो आप गए भाई साहब, हम तो कहीं नहीं बदले। इस बदलाव के बाद भी आपके रथ को पूरे देश में अगर पूरी ताकत से किसी ने रोका, तो इस असली शिवसेना ने रोका। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।